और थर्सडे को मंथली बड़ी वाली, वो कौन सा ये अगस्त वायदा की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, तनख्वाह का भी अब रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो चुका है सबका। इन सब के बीच में गांधीनगर से संकेत तो ठीक ठाक है। हम पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन थर्सडे और फ्राइडे थोड़ा दबाव देख के गए भारतीय बाजारों में, कुछ हद तक उभरेंगे। 50-55 पॉइंट हरे निशान के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, और ग्लोब ठीक ठाक ही है इक्विटीज के लिहाज से एटलीस्ट। एशिया लार्जली इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। यूएस में फ्राइडे को अच्छा सेशन था। अच्छा सेशन मतलब 2/3 से 1% की मजबूती थी, जबकि हम डाइजेस्ट क्या करके गए थे, एकदम फ्लैट यूएस के फ्यूचर्स, फ्लैट से 1/4% भी उछाल नहीं था, इस तरह का दायरा था। और उसके सामने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ, 2/3 से 1% मजबूत। तो डिफरेंशियल जो डाइजेस्ट किया और एक्चुअल सेशन जो पैन आउट हुआ, स्थिति थोड़ी बदल गई। और एक ही बड़ी दिक्कत, एक ही बड़ा रिस्क था। वो रिस्क था पॉवेल साहब की जैक्सन होल में जो स्पीच होनी थी, उस सिंपोजियम में। एनुअल एक मीट होती है दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स की, अर्थशास्त्रियों की, मार्केट के दिग्गजों की, सब पहुंचते हैं वहां पे जैक्सन होल व्योमिंग में। और वहां पे आमतौर पे जब फेड चेयर बोलते हैं तो बहुत अच्छी रूपरेखा रख देते हैं अगले आने वाले अगली बैठक तक के लिए। एनुअल मीट है क्योंकि वो, तो उसमें जो कमेंट्री आई उसके बाद तो वहाँ तेजी थी। तो ऐसा क्या बोल गए, क्या बाजार क्यों चला, ये सब आगे जानने की जरूरत होगी। तो लाइए वही ग्राउंड, स्टेडियम दिखाइए, पिच दिखाइए सब कुछ। डायरेक्टर साहब, क्राउड वाउड बैठा, जमा नहीं जमा, आ गए सब आ गए सुबह सुबह। अरे यार, ये पिछले हफ्ते की शुरुआत में हरारा रखा था, फिर हरारा कर दिया इन्होंने। कंसिस्टेंसी, हाँ, मामला गड़बड़ है। पावेल साहब की कंसिस्टेंसी है, हाँ। तो पिच की भी कंसिस्टेंसी है। क्या बोल गए पावेल साहब और क्या हुआ? यार पावेल साहब ने जो बोला सो अलग बात है। एक बार उधर जाना चाहिए, जैक्सन होल बहुत खूबसूरत है, बहुत गजब का है, चारों तरफ पहाड़ियाँ, ब्यूटीफुल जगह है। ये सब के सब उधर वो स्विट्जरलैंड में होता है, WEF है ना, सब ये एनुअल ऑफ साइट है, एनुअल ऑफ साइट, बड़े लोगों पेड की। ऑफ साइट, एक सेंट्रल बैंकर्स की, फिर एक सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की, ऐसे मीडिया की भी एक ऑफ साइट होनी चाहिए हम लोगों की। नहीं, हमारी ऑफ साइट होती है, फिर आप बोलते हो इतना कंट्रीब्यूशन लाओ। ऑफ साइट तब पड़ जाती है। अरे इसका खर्चा ऑफ साइट होनी चाहिए, पेड। इसका खर्चा किसने उठाया होगा? किसका? जैक्सन होल का कंट्रीब्यूशन लगा होगा सबका। ये कैंसर फेड खर्चा उठाता है। अब पता नहीं ऐसा कोई अपना होटल बुक करते नहीं करते, मुझे नहीं पता। एक आदमी ऐसा कोई ढूंढ ले, जैसे कैंसास का फेड उठा रहा है, वैसे कोई उठा ले, सही रहे। WEF में तो पैसा लगता है भाई, कंट्री होता है वहाँ पे सब, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। तो मतलब जो जा रहा है वो जो जाएगा देगा। इवन जर्नलिस्ट का भी फीस लगती है भाई, जो आप कवर करने जा पैसे दो, रजिस्ट्रेशन कराओ। तो खैर, वो इतनी खूबसूरत जगह से जो संदेश दिया गया है वो भी खूबसूरत है कि हम तो डेटा डिपेंडेंट हैं। जैसा डेटा होगा वैसा हम करेंगे, और अब तक वही करते आए हैं। तो इसलिए वो बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सबने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बढ़ा देंगे। मतलब बाकी सेंट्रल बैंकर्स ने भी यही कहा। हाँ, सबने यही कहा। तो चूंकि अगर मान लो कोई उल्टी बात वो बोल देते तो पता लगा एनालिसिस शुरू हो गया, फिर उनके पास रिपोर्ट है, उन्होंने अपनी पार्टी नहीं खराब करनी है। जो पहले से कहते आ रहे वही बोल देते हैं कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अगर डेटा सही नहीं आया तो बढ़ाएंगे, और लॉन्गर फॉर हायर हो सकता है हमेशा। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन जो हमारे इधर एनालिस्ट भाई थे, सबने अलग अलग कर दिया। उन्होंने कहा नई बात तो कुछ बोली नहीं है। उन्होंने एक शब्द जो केयरफुली यूज़ किया है पावेल जी ने, कि हम बहुत ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो उसका लोगों ने मतलब ये निकाला कि ये सितंबर में रेट हाइक नहीं आएगी। हो सकता ना भी आए, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन उसके आधार पर मार्केट थोड़ा सा राहत की सांस ले रहा था। और एक टेक्निकल बाउंस आया, बिल्कुल ध्यान रखिए, कुछ बदला नहीं। बॉन्ड मार्केट का रिएक्शन होना चाहिए था, लेकिन फेड साहब की जो फीस थी उसमें बॉन्ड मार्केट ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ा है। अंडरटोन अभी भी नेगेटिव रखी है यूएस मार्केट की, क्योंकि अब उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो कुल मिला के उन्होंने नॉन इवेंट टाइप का बना दिया था इसको, कुछ हुआ ही नहीं, और जैसे चल रहा वैसे गाड़ी चलेगी। इस हफ्ते बहुत सारे नंबर्स आने, देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। वैसे इस बार का जोल्ट नंबर कमज़ोर आ रहा है, मतलब जॉब ओपनिंग वाला कम हो रही थोड़ी सी, तो उस नंबर से थोड़ा राहत मिलनी चाहिए मार्केट को, बट कांट से। अरे आज तो अपने बहुत सारे हैं, इसी हफ्ते अपने यहाँ GDP का नंबर आएगा। आज अपने RIL की AGM है। जियो फाइनेंस के कितने 750 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए मोतीलाल जी ने फ्राइडे को।
सही समय 200 कहते 205 रुपए पकड़ लिया। मैं कुछ दिन पहले राजेश, आपको तो खैर व्यू आप लोग के, राजेश अग्रवाल से पूछा था मैंने जब लोअर सर्किट लग रहे थे कि किन लेवल्स पे सब मान रहे हैं, इवन आपका होम कैपिटल किन मान रहे हैं, तो उनका कहना था कंफर्ट हमारा 200 के आसपास है। वही दे रहा 202 से एग्जैक्टली। भाई शुरू हो गई। इवन गोल्डमैन सैक्स कह रहा है 190-200 बेस प्राइस है और हम अपने इन्वेस्टर्स कह रहे हैं आप बाय करो। बस अभी वो है टेक्निकल एडजस्टमेंट बचे हुए हैं, वो इंडेक्स थोड़ा बहुत अभी और हो तो सकता है। फुटसी का वो थोड़ा बहुत अभी अप्स एंड बट्स हैं। खैर शुरुआत कर रहा हूं टीम की। क्यूज तो आपने समझ ही लिए, सुन लिए। थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस बैक ग्लोबली प्ले आउट हो रही है यूएस ने उसका, यूएस की अगुवाई में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL अब बहुत चला हुआ स्टॉक है। आप मेरी स्टोरी पे ज्यादा वो मत तवज्जो दीजिए, मैं इसीलिए रडार पे रख रहा हूं, मैं इसीलिए ग्रीन में रख रहा हूं, वो समझा देता हूं रैशनल। यूएस के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, एरिक गारसेटी साहब, वीकेंड पे उनका एक स्टेटमेंट है कि यूएस कांग्रेशनल नोटिफिकेशन जो है जीई इंजन डील के लिए होपफुली मंडे को वहां की कांग्रेस को पास करना है। उनका कहना है कि आज शाम को यूएस कांग्रेस शायद वो जीई डील को पास कर सकती है। बेसिकली जो बाइडेन साहब बायलैटरल एंगेजमेंट्स और G20 के लिए सितंबर में भारत आ रहे हैं, उससे पहले इस जो डील हुई थी उसको सील करने की कोशिश हो रही है। तो HAL इसीलिए मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाजार को नहीं पता था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेज फंसता, पर अगर आज वो सील हो जाती है तो ये हरकत में रहना चाहिए स्टॉक। दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डील है को प्रोड्यूस करने के लिए इंजन्स भारत में। जो हमारा लाइट कमर्शियल एयरक्राफ्ट LCA है, लाइट कमर्शियल ही हुआ ना, लाइट कमर्शियल तेजस MK2, उसके 99 इंजन को प्रोड्यूस करना है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना ये उसी की डील थी जिसे कांग्रेस की हरी झंडी चाहिए। शायद आज वो मिले अगर एम्बेसडर साहब की माने तो। इसीलिए HAL को ग्रीन लेके जा रहा हूं आज के ट्रेडिंग सेशन में। ऐसा डिराइव्ड है, बहुत ज्यादा खबरें स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है, आपको ढूंढनी पड़ेगी। ऐसे ही दूसरा इंटरेस्टिंग स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। हाँ मंडे है लेकिन उस लॉजिक से नहीं जा रहा हूं कि वीकेंड पे चलता है मंडे को ही। USL के लिए खबर यह है कि कई जगह से अपडेट्स आ रहे हैं। हमारा वो G20 ट्रेड मिनिस्टर्स की मीट भी हुई थी, ध्यान रखिए अभी। पहले तो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि इंडिया और यूके अपने बायलैटरल ट्रेड डील के अर्ली कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। यूके की ट्रेड सेक्रेटरी साहिबा जब आई थी, उनका कहना है डील अपने एकदम फाइनल स्टेजेस पे आ चुकी है। तो अब वो कहा जा रहा है एकदम, आपको याद होगा दिवाली से पहले की बात हुई थी, वहीं पहुंचे हैं हम, और अब कहा जा रहा है फाइनल स्टेजेस पे। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स इसीलिए क्योंकि उस डील का बड़ा पार्ट है अल्कोहल इंपोर्ट। तो USL को रडार पे रख रहा हूं, ग्रीन रख रहा हूं। लेकिन देखिए जैसे HAL के लिए भी कुछ ऐसा नया नहीं है, इसके लिए भी ऐसा कुछ नया नहीं है, बस जो न्यूज पेज को डॉट्स को कनेक्ट कर रहा था वीकेंड पे, वही हाईलाइट कर रहा था आपको। अच्छा, इससे याद आया, इसमें पेज फंस रहा है इस डील में। कैसे? नॉट बिकॉज यूनाइटेड स्पिरिट्स से लिकर का पेज इसलिए फंस रहा है कि ऋषि सुनक साहब की वाइफ के इन्फोसिस के शेयर्स और हमारी ट्रेड डील का एक बड़ा कंपोनेंट है IT। उनके पास शेयर है, उनके पास तो ही 500 मिलियन यूरोस के प्लस के। तो अब वो वहां पे फंस रहा है कि वो आप उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए हल्ला मचेगा ही मचेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उनको बेनिफिट कैसे होगा इससे? अगर इन्फोसिस अच्छा करेगा, ये डील का पार्ट होगा, पता नहीं किस तरह के नेगोशिएशंस हैं, और फिर अगर मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट इन्फोसिस में है तो इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सुनाक साहब। ये सबसे बड़ा पेज फंस गया उल्टा। अभी तक तो ये लेकर का पेज थे, अभी ये फंस गया। ये हमको तो जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। पता नहीं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और वो मैं वही पढ़ रहा था कि सबसे बड़ा इशू आ रहा है क्योंकि 500 मिलियन पाउंड से ज्यादा की शेयर उनके पास है। प्रपोज FTA में इंडियन IT को शुमार करा गया है, कुछ सर्विसेज को। हाँ जो भी। तो और उस एग्रीमेंट का कहा जा रहा है इन्फोसिस की बेनिफिशियरी होगा। खैर ये पेज फंसा हुआ है इसलिए देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बट ऑब्वियसली रिजॉल्व किया जाएगा। एक इंजीनियर्स इंडिया, ये भी ऐसे ही रीडिंग बिटवीन द लाइंस वाला। IOC की AGM थी फ्राइडे को। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक तगड़ा रोड मैप रख दिया कि हम 360 डिग्री एनर्जी कंपनी बनेंगे, 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे उस रोड मैप के अंतर्गत।
आइडिया बेसिकली है कि अपने एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स को पुश करना है, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कैपेसिटीज को एक्सपैंड करना है। 1,00,000 करोड़ रुपए अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी के एक्सपेंशन पे, 2,40,000 करोड़ रुपए नेट जीरो कार्बन एमिशंस अपने ऑपरेशंस में, उसके लिए 60,000 करोड़ रुपए, मुझे क्या लगता है ये पता है हमको, 60,000 करोड़ रुपए अपने वो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को बिल्डअप करना, वो पैराडीप ओडिशा वाला। ये इस तरह के एग्रेसिव केपेक्स आ रहे हैं, ये पहली ओएमसी के इस तरह के एग्रेसिव केपेक्स हैं। इंजीनियर्स इंडिया आम तौर पे सब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का काम बैक करती है, इसलिए मैंने कहा वाया वाला है, डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं, ईआईएल को ग्रीन कर दिया। बड़ी मुश्किल थी टीम बनाना। ये बात सही है, खबरें नहीं होती ना तो ऐसे ही फिर आपको इधर से उधर इंटरप्रेट करना पड़ता है। वैसे इसका फायदा बीएचईएल को भी मिलेगा, वो भी बताएंगे, आगे है मेरी टीम में। पहले तो गार्डन रीच और इन्होंने एक डेम्पो ग्रुप के साथ एमओयू साइन किया है। गोवा में ये कमर्शियल वेसल वेस्ट कोस्ट में बिल्ड करेंगे, तो इनके लिए ठीक खबर है, थोड़ी सी अच्छी है। वैसी ही खबरें आजकल आई भी रही हैं, तो गार्डन रीच को इसीलिए ग्रीन में रखिए। दूसरा है इंडोस्टार कैपिटल। इसमें इन्होंने क्या किया है, इनका एक कॉर्पोरेट अकाउंट था जो एनपीए था, उसको इन्होंने बेच दिया फिनिक्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को 915 करोड़ का, और एक तरीके से मुक्ति पा ली उस खराब अकाउंट से। तो एक आप ये कह सकते हैं कि नहीं वसूल पा रहे थे तो रिकवरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसको बेच बाज के छुट्टी की। तो ये दोनों साइड से जिसको जैसे समझना हो वो समझ सकता है, लेकिन मुझे ठीक इसलिए लग रहा था कि नॉन परफॉर्मिंग रखने कोई मतलब नहीं अगर परफॉर्म नहीं करी। और इसका जो प्रमोटर है बदल चुके हैं, वो कनाडा की जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइप की कंपनी है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, वो है इसके ओनर अब। फिनिक्स नहीं एआरसी ने खरीदा है। अरे वो जो नाम बहुत अच्छा है ना कनाडा जो प्रॉपर्टी में बहुत बड़े नाम है उनका, ब्रुकफील्ड। इसका प्रमोटर ब्रुकफील्ड है, सारा स्टेक उनके पास है। तो ब्रुकफील्ड का बिल्कुल क्लियर फंडा है कि इसको कैसे रन करना है, तो खराब चीज़ें निकालो और इसको नए सिरे से बिल्कुल खड़ा करो। तो काफ़ी सारे और डेवलपमेंट इसमें होंगे, मैं इसलिए इसको पॉजिटिव लेके चल रहा था। हालांकि इस पर एक रिपोर्ट आई, वो नेगेटिव बहुत नीचे 125 का टारगेट दिया है। तीसरा स्टॉक है डीएलएफ, इसको ग्रीन में रख रहा हूँ भाई। डीएलएफ ने ये कहा कि वो 2 नए लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे गुड़गांव में, 15,000 करोड़ रुपए। हाँ तो आज बिक रहे हैं भाई लग्जरी। पिछला वाला जो बिका था ना, उसी से उत्साहित होके तो पहले ही निपट गया। हाँ, उसका नाम बड़ा अच्छा सा नाम था, आर्मर नाम था उसका जो बिका था, तो उसी को ध्यान रखते हुए 2 नए प्रोजेक्ट लॉन्च करे। तो डीएलएफ की चांदी इस समय, तो इसको भी सीधे ग्रीन में रख रहा हूँ। चलिए अगले जो है उसमें लिंडे इंडिया भाई साहब बहुत चल रहा है, रोज खबरें आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि न्यूज ऐसी है कि फिर से नीडल मूव कर दे। स्टॉक चलते चलते 6,000 के पास पहुंच चुका है, रिकॉर्ड हाइस पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से पहले भी लिया था फ्राइडे को, क्योंकि ऐसी कोई खबर तब भी आई थी थर्सडे की। लिंडे इंडिया को दरअसल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस LOA सेल्स है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से मिला है। उनके लिए क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट लिंडे इंडिया इंस्टॉल कर 1,000 टन पर डे की क्षमता वाला, जिसे ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑपरेट करेंगे, मेंटेन करेंगे, यानी कि COM बेसिस पे 20 साल के लिए। और फर्दर रिन्यूअल का ऑप्शन है 5 साल का, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे बढ़ाया जा सकता है। फिर एक और बढ़िया ऑर्डर बैक करते हुए लिंडे इंडिया, खबर अच्छी है इसलिए ग्रीन रखा है। 2 चावल वाली कंपनी इसको लाल करा है और 2 छोटी चावल वाली रखी थी पहले। चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स, जो मेरे ख्याल से महारानी ब्रांड, और दूसरा कोहिनूर फूड्स, दोनों लाल में रखे भाई गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस के चलते। अपडेट यह है कि गवर्नमेंट ने एडिशनल 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी पार बॉइल्ड ग्रेड ऑफ राइस पे लगा दी है। बेसिकली आइडिया यह है कि एडिक्वेट लोकल स्टॉक मेंटेन कर सकें, डोमेस्टिक कीमतों को चेक पे रख सकें। सरकार उसकी लगातार कोशिश कर रही है और उस कड़ी पे पार बॉइल्ड राइस पे भी कर्व लगा दिए गए। अच्छा, इस कर्व के साथ अब मेरे ख्याल से कोई भी वैरायटी हो, नॉन बासमती राइस, वाइट, सब में लॉन्ग ग्रेन बासमती कोई भी बचा नहीं, नॉर्मल इसमें कोई ना कोई कोई नहीं तरह बचा, पाबंदी ना लगी हो। खैर, ये जो पारबॉइल्ड राइस है, टोटल राइस एक्सपोर्ट्स का 25% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, तो एक हैंडसम कंट्रीब्यूशन यहां से आता है। दोनों को लाल कर दिया है। अब ये कैसे बिहेव करेंगे बात अलग है, खबर बुरी है।
बिल्कुल, ये हमारे में आगे बताऊंगा मैं। BHEL चौथा स्टॉक है। BHEL को एक अभी हर्षदा जी बता गई, करीब 2241 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला NHPC से अरुणाचल प्रदेश में इनको प्रोजेक्ट करना है और लगातार इनको ऑर्डर मिलने, पिछले हफ्ते एक 4000 करोड़ का ऑर्डर मिला था। और जो IOC की तरफ से कैपेक्स है ना 4 लाख करोड़ का, उसमें इंजीनियर्स इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि अब वो रिन्यू एनर्जी की तरफ भी IOC जा रहा है, तो उसमें जो मोटर वोटर चाहिए ना, वो तो आपको BHEL से लेनी पड़ेंगी। तो BHEL की ऑर्डर बुक आप देखो जाके लाखों करोड़ में पहुंच रही है लगातार, तो इसलिए इसको ग्रीन में रखा मैंने। BEL है, इसने अपना बिजनेस अपडेट दिया एक्चुअली कि 3290 करोड़ के इनको कॉन्ट्रैक्ट अगस्त महीने तक मिल चुके हैं टिल डेट, खबर आने तक। और इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अभी कितने में फाइनेंशियल के 4-5 महीने तो हुए हैं, उसमें इनको 11,000 करोड़ से ज़्यादा ऑर्डर मिल चुके हैं और लगातार मिल ही जा रहे हैं, तो इसलिए इसको ग्रीन में रख रहा हूँ BEL को। 6th स्टॉक है ITC। ITC में क्या हुआ कि वीकेंड के दौरान एक CII में B20 का इवेंट चल रहा था। G20 सामने B20, B20 के बिजनेस 20, बड़े बड़े लोग उसमें आए थे। जो हाँ, जो अपनी वित्त मंत्री जी फ्राइडे को थी, इफ यू रिमेंबर, वो भी B20 में ही बोल रही थी। चंद्रा साहब, तो सारे CII सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सारे लोग पहुंचे थे। तो ITC के चेयरमैन संजीव पुरी जी वहाँ पे थे। उन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है ना, उसमें ग्रीन शूट्स अब दिख रहे हैं और ये उनका उम्मीद ये है कि ये मोमेंटम अब कंटिन्यू करेगा। तो किसी भी FMCG कंपनी के लिए वॉल्यूम ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मतलब ज़्यादा माल बिक रहा है, ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो रूरल इनकम बढ़ रही होगी, रूरल रिवाइवल दिखने को आ रहा होगा, मानसून की उतनी ज़्यादा चिंता नहीं होगी। तो उनकी इस बात को मैं सत्य मान करके ITC को ग्रीन में रख रहा हूँ कि ये ITC, HUL, ब्रिटानिया, मिसेस बेक्टर। अब फटाफट अगले 4 स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ। 2 चावल वाले मेरी टीम में भी है, KRBL और LT फूड्स। देखिए, जितने प्रकार के चावल होते हैं उसमें 3 मुख्य चावल आप मान लीजिए। एक जो नॉन बासमती टुकड़ा राइस होता है, उसमें तो कंप्लीट बैन है। दूसरा जो पार बॉयल सेला राइस जिसको बोलते हैं, जो हल्का सा उबला हुआ होता है, उसमें भी 20% की एडिशनल ड्यूटी। और तीसरा जो लॉन्ग ग्रेन नॉर्मल बासमती राइस होता है, उसमें उन्होंने क्या किया है कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसकी कीमत $1200 पर टन से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम होगी तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे जो ऑर्डर्स है वो भी अभियान्स में चले गए हैं, वो टंग गए, मतलब जा नहीं पाएंगे। तो राइस कंपनीज के लिए अच्छा दिन नहीं है, इसलिए हमने दोनों को रेड में रखा है। 9th स्टॉक है BPCL। BPCL पे मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने ओवरवेट रेटिंग के साथ टारगेट बढ़ाया है 485 रुपये, 425 से 485 कर दिया। 350 में चल रहा है, 485 काफ़ी बड़ा टारगेट इन्होंने BPCL के रखा है। उनका मानना है कि ग्लोबल फ्यूल डिमांड है, लोकल पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये तमाम चीज़ें हैं जो इनके लिए टेलविंड का काम करेंगी, तो इसलिए इन्होंने इसका आउटलुक बढ़ाया और टारगेट बढ़ा दिया, तो इसको मैंने ग्रीन में रखा है। 10th स्टॉक है CAMS, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। ये एक्चुअली इंटरप्रिटेशन है, डेराइव्ड है। आज रिलायंस के AGM है, जियो फाइनेंशियल्स के बहुत सारे प्लान सामने आएंगे। उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ ऑलरेडी एसेट मैनेजमेंट का है, तो जितना भी एसेट मैनेजमेंट, मतलब बेसिकली म्यूचुअल फंड या इस तरीके की हो, तो जितने फोलियो बनेंगे उसका मैनेजमेंट ज़्यादातर CAMS करता है। 65% मार्केट शेयर है, तो मुझे लगता है कि CAMS में थोड़ा सा दमखम आना चाहिए। बहरहाल ये एक इंटरप्रिटेशन है, ज़रूरी नहीं कि इससे हो भी, तो ये भी आप रडार में रख सकते हैं। ओके, कुछ बढ़िया लार्ज ट्रेड हुए थे, उन पे जा रहा हूँ। अंबर एंटरप्राइजेस मेंशन किया था, इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने स्टेक लिया था पहले। उसके अगले दिन खबर आ गई कि ये कुछ लार्ज ट्रेड होने वाला है। लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें एसेंट इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स ने करीब 12,60,000 शेयर 2800 के भाव पे बेचे। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने फिर खरीदारी करी 7.25 लाख शेयर्स। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने 1.5 लाख शेयर्स के आसपास। WTC NAMC एशियन अपॉर्चुनिटीज पोर्टफोलियो 1.5 लाख। मनुलाइफ ग्लोबल ऑलमोस्ट 80,000। ऐसे करके बायर्स हैं बढ़िया, सारे FIs चेक इन करते हुए। मैं अंबर है कि एम्बर, ये हम लोग को अंबर है मेरे ख्याल में। बेटे का नाम तो अंबर, कलर का नाम तो एम्बर। मैंने तो मैनेजमेंट को भी रिक्वेस्ट डाली थी, आइए एक बस पूछना है मुझे आपका, हम लोग का डिबेट छिड़ गया था फ्राइडे को। अंबर एंटरप्राइज, अभी तो देसी रखते हैं नाम, अंबर एंटरप्राइजेस को हरा रख रहा हूं, अतुल ऑटो को हरा ले जा रहा हूं। इसमें फ्राइडे को एक लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें प्रमोटर प्रफुल्लाबेन जयंतीबाई चंद्रा ने 1,64,000 शेयर्स बेचे हैं। फिर ग्रीन क्यों? प्रमोटर्स ने एक
1.6 लाख के आसपास बेचे, केडिया सिक्योरिटीज ने फिर 4,30,000 शेयर्स खरीद डाले। केडिया सिक्योरिटीज मतलब विजय केडिया का। विजय केडिया ने जब से लिया तब से चला चले जा रहा है, और ये कल फ्राइडे को भी जब प्रमोटर माल छोड़ रहा था 3.5% ऊपर हुआ था, क्योंकि इस तरह की बाइंग इसमें और इमर्ज हुई है। मैंने अतुल ऑटो के मैनेजमेंट को भी रिक्वेस्ट डाली थी, जरा आए तो बताएं चल क्या रहा है। प्रमोटर जाएंगे इसके मतलब धीरे-धीरे पता करके। नहीं, प्रमोटर माल छोड़ रहा है, केडिया साहब ले रहे हैं। अधिया साहब जो है इसके सीएफओ, वो कहीं टूर पे हैं। कोशिश करूंगा आज दिन के दौरान, मैंने सोचा था आज बातचीत करूंगा चल क्या रहा है। ऊनो मिंडा लास्ट ट्रेड हुआ था, इसको लाल ले जा रहा हूं। निर्मल कुमार मिंडा प्रमोटर साहब ने 74.46 लाख शेयर्स बेच दिए ऊनो मिंडा के। इसको रेड करा, और एक सिर्फ होप पे प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन एंड हेल्थ केयर, PGHH का जो स्टॉक है, आज नंबर्स आने, नंबर्स से पहले ग्रीन ले जा रहा हूं इस स्टॉक को। ये अजम्पशन है, नंबर से कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक बढ़िया तरीके से, आपसे वॉच आउट करिए। कोई 10 की सीधा सौदा की टीम अब आप लोगों की स्क्रीन पे नजर आएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहां पे कहा जा रहा है जी डील को यूएस कांग्रेस शायद आज हरी झंडी दे। यूनाइटेड स्पिरिट, जहां पे अपडेट्स ऐसे आ रहे हैं कि यूके का FTA जो है, जो करार करना है हमें, वो एकदम फाइनल स्टेजेस पे आ गया। इंजीनियर्स इंडिया IOC 4 लाख करोड़ रुपए के केपेक्स की तैयारी कर रही है। लिंडे इंडिया सेल के लिए एक प्लांट सेटअप करेगी, LOA मिलता हुआ। राइस कंपनीज, क्योंकि पार बॉइल्ड राइस के एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी लगा दी सरकार ने। चमनलाल और कोहिनूर फूड्स मेरे पास। लार्ज ट्रेड्स में अंबर में मार्की FIs चेक इन कर रहे हैं। अतुल ऑटो में केडिया साहब और एग्रेसिव होते चले जा रहे हैं। ऊनो मिंडा में प्रमोटर ने अच्छा खासा माल फ्राइडे को छोड़ा, और PNG हाइजीन एंड हेल्थ PGHH इसीलिए क्योंकि आज नंबर्स उससे पहले बढ़िया कंसोलिडेट कर रहा है। चलिए फटाफट इसमें आपको बताते हैं कौन कौन सी खबरों पे आधार पर हमने स्टॉक लिए हैं, जिसमें गार्डन रीच एक डेम्पो ग्रुप के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें एक शिप बिल्ड करेंगे। इंडो स्टार कैपिटल ने अपना एक करीब 725 करोड़ का कॉर्पोरेट लोन अकाउंट था जो खराब था, उसको बेच दिया उन्होंने फिनिक्स ARC को। DLF 2 बड़े सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है गुरुग्राम में, उनका अनुमान है कि इससे 15,000 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। BHEL को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला NHPC की तरफ से। BEL ने अपना पूरा अपडेट दिया कि अगस्त तक उनको कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, और इस फाइनेंशियल में अब तक 11,000 करोड़ से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं। ITC में संजीव पुरी जी जिसके चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि अब वॉल्यूम पिकअप आने शुरू हो गया है कंपनी में। KRBL और LT फूड्स के लिए खराब खबर है, क्योंकि चावल के एक्सपोर्ट पर रोक भी लगाई गई, साथ ही प्योर लॉन्ग ग्रेन बासमती पर भी $1,200 पर टन का रिस्ट्रिक्शन है कि उससे ऊपर ही आप एक्सपोर्ट करेंगे। BPCL में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, काफ़ी बड़े टारगेट 485 दिए गए हैं, और कैम्प्स इसलिए क्योंकि जियो फाइनेंशियल्स की बहुत सारी ट्रेडिंग आज